हेलो स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जाना था, समझा था। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं कॉम्पटन इफेक्ट। स्टूडेंट्स, इस इफेक्ट की जो खोज है वो की थी आर्थर एच कॉम्पटन ने 1922 में, राइट। और 1927 में इस खोज के लिए आर्थर एच कॉम्पटन को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अब स्टूडेंट्स, होता क्या है इस इफेक्ट में कि जब किसी मटेरियल पर एक्स रेज या गामा रेज इंसिडेंट करवाई जाती है तो फोटॉन्स मिलते हैं और इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। लेकिन खास बात है इन फोटॉन्स की, इन फोटॉन्स में कुछ फोटॉन्स ऐसे भी होते हैं जिनकी एनर्जी इंसिडेंट फोटॉन्स से कुछ कम होती है, या फिर आप यूं कह सकते हो कि इन फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट होने वाले फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी से कुछ कम होती है, वेवलेंथ ज्यादा होती है। और कुछ इलेक्ट्रॉन्स में मिलते हैं, राइट। इनको हम कहते हैं स्कैटर्ड फोटॉन्स, राइट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने देखा कि जब आप यूवी या विजिबल लाइट को किसी मटेरियल पर इंसिडेंट करवाते हो, राइट, किसी मेटल पर इंसिडेंट करवाते हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, राइट। लेकिन इस इफेक्ट में, कॉम्पटन इफेक्ट में, इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ फोटॉन्स भी निकलते हैं, राइट। अब इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि जो फोटोन होता है वो इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा पूरी तरीके से ऑब्जॉर्व कर लिया जाता है, राइट। और उसके बाद में ऑब्जॉर्व करने के बाद में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर निकलता है, इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, राइट। लेकिन जो क्वांटम इफेक्ट है उसमें दो चीजें होती है, फोटॉन्स भी निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी निकलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस इफेक्ट को आइए अब हम क्लासिकल मैकेनिक्स द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, और इससे हमको ये भी पता लगेगा कि क्यों क्लासिकल मैकेनिक्स इसको समझाने में नाकाम रही। अब देखो, ये जो मटेरियल हमने इस्तेमाल किया है, इस मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूजली बाउंडेड है, लूजली बाउंडेड है। इसका मतलब ये है कि अब मान लेते हैं कि इस मटेरियल में ये न्यूक्लियस है और ये इसका बाहरी इलेक्ट्रॉन, राइट, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। अब इस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी की तुलना में इस एक्सरे या गामा रे की एनर्जी ज्यादा है, राइट। तो इस कारण से इलेक्ट्रॉन एक प्रकार से लूजली बाउंडेड की तरह बिहेव करता है, राइट। अब जैसे ही ये एक्सरे इस इलेक्ट्रॉन से टकराती है, टकराने के साथ ही एक कम एनर्जी का फोटोन और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन से जब ये एक्सरे टकराई है और ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ प्रोजेक्टाइल हो जाता है और इस तरफ जो है फोटोन निकल जाता है, राइट। अब इस ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट में क्या किया था कि आपने एक्सरे ली थी और इस मटेरियल के रूप में आपने लिया था ग्रेफाइट, लिया था ग्रेफाइट, राइट। अब होता क्या है स्टूडेंट्स इसमें कि यदि अपने इस इफेक्ट को क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से समझाने की कोशिश करें तो आपको पता है कि जो एक्सरे है, चाहे वो गामा रे है, ये सभी के सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा है, राइट।
और ये जो चाहे एक्सरे है चाहे गामा रे है, एक प्रकार की वेव्स हैं, राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ईएम वेव्स हैं। और इस ईएम वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, राइट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऑब्वियसली बात है किसी चार्ज पर फोर्स लगाएगा, F इक्वल्स टू QE। तो जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करती है, इस इलेक्ट्रॉन के पास आती है, तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाता है, राइट। और इस फोर्स के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑक्सीडेट करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑक्सीडेट कर रहा है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो भी टाइम के रिस्पेक्ट में ऑक्सीडेट करेगा, कांस्टेंट नहीं होगा। इसलिए इस चेंज होते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस इलेक्ट्रॉन पर ऊपर नीचे फोर्स लगता है, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेट करना शुरू कर देता है, राइट। और हम ये जानते हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलेट करता है तो वो वेव्स इमिट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट करता है, राइट। इस प्रकार से ऑक्सीडेट करता हुआ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट करेगा, राइट। अब खास बात यह है कि इस ईएम वेव की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इस इलेक्ट्रॉन के ऑक्सीडेशन पर डिपेंड करेगी, राइट। अब जो कि इस इलेक्ट्रॉन के ऑक्सीडेट करने की फ्रीक्वेंसी इस इंसिडेंट वेव की फ्रीक्वेंसी की जितनी ही है, इसलिए इस इमिट होने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। यानी कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इंसिडेंट वेव की फ्रीक्वेंसी के इक्वल ही होगी, राइट, इक्वल ही होगी। और उसके बाद में जब आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे, राइट, जब आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, राइट, क्योंकि आपको पता है कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड से जुड़ी हुई है, राइट। इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ता जाएगा, और इस कारण से जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा फोर्स फील करेगा, राइट। और यदि इस फोर्स की जो वैल्यू है इसकी बाइंडिंग एनर्जी की तुलना में ज्यादा है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इस एटम को छोड़कर बाहर निकल जाएगा, राइट। तो इसका मतलब ये है कि आप कोई भी वेव ले लें तो किसी भी वेव की जब आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे, राइट, तो जब इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, वो बाहर निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, साथ ही साथ जो फोटॉन्स भी निकलेंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीडेट कर रहा है, राइट। जितना इस इलेक्ट्रॉन के ऑक्सीडेशन करने का एम्पलीट्यूड होगा उतने ही इसके द्वारा एम्पलीट्यूड की जो वेव है वो इमिट की जाएगी, राइट। तो इससे हमें दो चीज स्पष्ट होती है, क्या कि आप कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ले लें, राइट, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो यूवी हो, चाहे विजिबल हो, जब आप इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे वैसे वैसे आपको एक वेव और मिलेगी, राइट। और उस वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा इक्वल रहेगी, राइट। और जब आप एम्पलीट्यूड बढ़ा दोगे और जब इसका एम्पलीट्यूड इस प्रकार से ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगने वाले फोर्स के कारण, राइट, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले फोर्स के कारण जो है इस एटम के वैलेंसी ऑर्बिट को छोड़कर बाहर निकल जाएगा, राइट। तो अब दो चीजें हैं, क्या कि किसी भी वेव के लिए एक फिक्स इंटेंसिटी पर इमिट होने वाली जो वेव होगी उन दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल होनी चाहिए, इक्वल ही होगी, राइट। लेकिन ऑर्थर एच कॉम्पटन ने देखा कि ऐसा नहीं होता, हमको दो वेव्स मिलती हैं, दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट होती है, राइट। इसका मतलब ये है कि इस इफेक्ट को क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा नहीं समझा जा सकता, राइट। तो अब इसको समझाया गया था क्वांटम मैकेनिक्स के द्वारा, राइट। और क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि जो फोटोन है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो फोटोन से मिलकर बनी हुई होती है, और जो फोटोन होता है वो ड्यूल नेचर शो करता है, वो पार्टिकल के रूप में भी बिहेव कर सकता है और वो वेव के रूप में भी बिहेव कर सकता है, राइट। तो अब ये जो फोटोन होगा ये एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता हुआ इस
इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और ये इलेक्ट्रॉन क्लोजली बॉन्डेड है, और टकराने के कारण यानी कि इस फोटोन और इस इलेक्ट्रॉन के कोलिजन के कारण इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिलेगी कि ये इलेक्ट्रॉन जो है किसी डायरेक्शन में इजेक्ट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और चूंकि इस फोटोन ने इस इलेक्ट्रॉन से टक्कर की है इसलिए इस फोटोन की एनर्जी कम हो जाएगी, राइट। और आपको बताया कि जो फोटोन की एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। इसका मतलब ये है कि इस फोटोन की एनर्जी कम होगी, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि स्कैटर्ड फोटोन यानी कि ये जो फोटोन स्कैटर्ड हुआ है इसकी वेवलेंथ बढ़ गई, राइट। तो इसका मतलब ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स इसको आसानी से समझा सकती है। अब एक चीज और कि कॉम्पटन ने देखा कि यदि इंटेंसिटी किसी एंगल पर यदि इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो हमको इस प्रकार से ग्राफ मिलता है। अब ये ग्राफ ये कहता है कि किसी एंगल पर हमको दो प्रकार के फोटोन मिलते हैं। एक फोटोन तो वो है जिसकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी इक्वल है, और एक फोटोन वो है जिसकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी से कम है, राइट। और जब फ्रीक्वेंसी कम होगी ऑब्वियसली बात है कि उसकी जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होगी, राइट। इस प्रकार से आप देख सकते हो कि इस कर्व में हमको दो प्रकार के फोटोन दिखते हैं, एक तो कम वेवलेंथ का और दूसरा ज्यादा वेवलेंथ का, राइट। इन दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच का जो अंतर है, इन दोनों वेवलेंथ के बीच का जो अंतर है वो एंगल्स पर डिपेंड करता है। क्या करता है वो? एंगल्स पर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है कि यदि इस डायरेक्शन में फोटोन आ रहा है तो अलग अलग जगहों पर आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस अलग अलग मिलेगा, राइट। इसका मतलब ये है कि जो फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है वो स्कैटरिंग एंगल पर डिपेंड करता है। स्कैटरिंग एंगल पर डिपेंड करता है। स्कैटरिंग एंगल का मतलब ये होता है कि फोटोन इंसिडेंट रेडिएशन के डायरेक्शन से कितना एंगल पर जाता है, राइट। वो एंगल ये एंगल कुछ भी हो सकता है। इस एंगल को हम बोलते हैं स्कैटरिंग एंगल, राइट। मान लेते हैं कि हमारा जो फोटोन है वो इस डायरेक्शन में निकल गया, तो ये जो एंगल होगा थीटा वो कहलाएगा हमारा स्कैटरिंग एंगल, राइट। और यदि मान लेते हैं हमारा इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में निकल गया, ये एंगल होगा हमारा फाई, राइट। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस इंसिडेंट रेडिएशन के एंगल से फाई एंगल पर निकल गया, और जो हमारा फोटोन है वो इंसिडेंट रेडिएशन के डायरेक्शन से थीटा कोण पर निकल गया। इसको बोलेंगे स्कैटरिंग एंगल, राइट। इसका मतलब जो स्कैटर्ड फोटॉन्स होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी स्कैटरिंग एंगल पर डिपेंड करेगी, राइट। अब स्टूडेंट्स हम क्वांटम मैकेनिक्स की सहायता से और रिलेटिविस्टिक फिजिक्स की सहायता से डिराइव करेंगे कि ये जो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो रहा है, ये जो वेवलेंथ शिफ्ट हो रहा है, जो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो रहा है वो स्कैटरिंग एंगल पर किस तरीके से डिपेंड करता है।